हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट इज़ 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर यानी चारों साइड का सम 100 सेंटीमीटर है। इफ़ लेंथ इज़ 35 मीटर, फाइंड इट्स ब्रीथ। तो देखिए ये रेक्टेंगल है, इसका आपको पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर। मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर। आपको बताना है ब्रीथ कितनी होगी, यानी ये ब्रीथ कितनी होगी। ठीक है, आपको पता है लॉन्गर साइड लेंथ होती है और शॉर्टर साइड को हम ब्रीथ से डिनोट करते हैं। तो और इसका एरिया भी हमें फाइंड करना है इसके बाद। तो अगर ब्रीथ हमें पता चल जाएगी तो लेंथ इंटू ब्रीथ फॉर्मूला होता है एरिया का, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई या 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करेंगे और फिर इसको हम सही से उसको देखेंगे। तो देखिए पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। इट विल ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। वैल्यू लेंथ 35 सेंटीमीटर गिवन है, तो एल की प्लेस पे हम 35 लिख देंगे। बी हमें फाइंड करना है ब्रीथ, उसको एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है और कल मैंने आपको बताया था जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाती है, इसलिए 35 प्लस बी इक्वल टू 100 अपॉन 2। 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो हम कह सकते हैं 35 प्लस बी इक्वल टू 50। ठीक है, अब बी यानी ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है, तो 35 राइट साइड शिफ्ट करेंगे। इधर ये प्लस में है क्योंकि उससे पहले देखते हैं कोई साइन है तो कोई साइन नहीं है। अगर माइनस है तो निगेटिव होता है, और जब कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव होता है। तो राइट साइड जाके निगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा 35। तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50 माइनस 35 15। और जब पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में है और लेंथ भी सेंटीमीटर में है तो ब्रीथ भी सेंटीमीटर में आएगी। तो एक तो हमें ब्रीथ फाइंड करनी थी और दूसरा हमें एरिया भी फाइंड करना था। तो लेंथ 35 है इसलिए हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी लेंथ होगी 35 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई ब्रीथ होगी 15 सेंटीमीटर। और हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 35 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इधर करके बता देता हूँ मैं आपको। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 35 की, 5 5 जा 25, कैरी 2 कैरी है। उसके बाद 5 3 जा 15 एंड 2 17, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे और 1 5 जा 5, अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3, और अब इनको हम ऐड कर देंगे। तो 5 7 एंड 5 12 कैरी 1 एंड 3 1 4 एंड 1 कैरी, इट इज़ 5। सो वी कैन राइट 525 सेंटीमीटर एरिया है, तो स्क्वायर में आएगा। और देखिए 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये मल्टीप्लाई में है तो पावर 2 हो जाएगी, वैसे भी आपको याद रखना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया और ब्रीथ हो गई 15 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए एक बार किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर एंड रेशो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ इज इन 5:3। तो लेंथ और ब्रीथ
5:3 में है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी रेशो में गिवन है हम लिख लेते हैं लेट लेंथ इक्वल टू, तो पहले लेंथ लिखा है फिर ब्रीड्थ लिखा है, इस लेंथ को हम मान लेते हैं 5x जो पहले लिखा है, और ब्रीड्थ को मान लेते हैं हम लोग 3x। अब पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे 480 मीटर, तो पेरीमीटर कितना गिवन है 480 मीटर। फॉर्मूला होगा 2 × L + B, दिस विल बी इक्वल टू 480 मीटर यानी 480, और L + B इक्वल होगा अगर हम देखें तो 480/2। तो L + B, L की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो L की वैल्यू हमने 5x सपोज की है, तो 5x प्लस B की वैल्यू हमने सपोज की है 3x, ठीक है, इक्वल टू, और 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240। अब हम देखो सेम है, x है, इसको कहते हैं लाइक टर्म, ठीक है, लाइक टर्म बोलते हैं, लाइक टर्म ऐड हो जाती हैं आपस में, सब्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट केवल लाइक टर्म होती हैं, ऐसा नहीं कि 4x को आप लोग 5y के साथ ऐड करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा, ऐड होके कुछ भी आगे नहीं सोल्व होगा ये। लेकिन अगर 5x और 3x है तो ये लाइक टर्म है, दोनों में x आ रहा है, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो 5x ये 3x ये दोनों ऐड हुए 8x हो गए, 8x = 240। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 240, डिवाइड में जाएगा 8 क्योंकि मल्टीप्लाई में है इधर, कल समझाया था आपको, है ना, यही चीज़ तो हमने डिस्कस की थी। तो 8 3 × 24 डिवाइड करेंगे, और ये जो 0 एक्स्ट्रा है इसको भी लिखेंगे, तो x की वैल्यू आई है 30। अब देखिए हमसे पूछा है एरिया, पूछा है फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड, उससे पहले हम लेंथ ब्रीड्थ को फाइंड करेंगे। तो लेंथ हो जाएगी 5x के लिए हम क्या करेंगे 5 × x की वैल्यू 30 है ना, तो 5 और 30 की मल्टीप्लाई की, 5 3 × 15, ये 0 लगेगा, और ये मीटर में है इसलिए लेंथ मीटर में आ जाएगी। ऐसे ही ब्रीड्थ 3x, हमने 3x सपोज की है ब्रीड्थ, क्योंकि 5:3 में था, और तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आई है 30, तो कितना हो जाएगा ये 3 3 × 9 यानी 90 मीटर हो जाएगा, 90 मीटर। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ × ब्रेड, तो लेंथ है 15 0 यानी 150 × 90 मीटर, 15 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 9 × 135, और ये 0 जो हमने काउंट नहीं की है इसको लिखेंगे, और 90 वाला 0 भी लिखेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया हमेशा यूनिट जो होती है मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, जो यहाँ पे लिखा है उसकी पावर 2 हो जाती है यानी स्क्वायर हो जाता है। तो 13,500 मीटर स्क्वायर एरिया होगा उस रेक्टेंगल का। ठीक है, क्लियर है। कैसे हमने फाइंड किया इसको, 5:3 में था तो हमने 5x और 3x पहले इसको मान लिया, उसके बाद हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई किया, वहाँ से L और B को 5x और 3x रख दिया, वहाँ से 8x हो गया, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, इससे 30 आ गया x की वैल्यू, और L वापस जो 5x और 3x हमने सपोज किया था x की वैल्यू वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, उससे L और B यानी लेंथ और ब्रीड्थ की वैल्यू आ जाएगी। फिर एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, और वहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर आया। तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रीड्थ, यानी जो लेंथ है वो ब्रीड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो ब्रीड्थ से ज़्यादा है। देखो जो भी चीज़ यहाँ पे बाद में आएगी ना उसको आपको सपोज करना है। तो हम यहाँ पे ब्रीड्थ को क्या सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे या तो b ही सपोज कर लो या आप x भी सपोज कर सकते हैं। तो लेट ब्रीड्थ इज इक्वल टू x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ होगी 4 ज़्यादा है, 4 मोर है,
सो x प्लस 4, ठीक है, मीटर में है दोनों। उसके बाद पेरीमीटर गिवन है 88 मीटर, यहाँ पे लिखा है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 88। तो जब वैल्यू गिवन होती है उसको राइट साइड लिखते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू गिवन है 88 मीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस बी 88 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे L और B की वैल्यू x प्लस 4 और x हमने अभी सपोज की है, तो वो दोनों वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। L की जगह लिखेंगे x प्लस 4, ये हमने L लिखा है, L के बाद प्लस है और इसमें ब्रीथ यानी B को माना है x, वो ऐड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 88। अब ये जो 2 है ये कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है, अब देख सकते हैं इतना सब के इसके मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। सो यहाँ पे और 2 तो गया यहाँ पे डिवाइड में 88/2, और इधर हम देखो लाइक टर्म x और x ये दोनों लाइक है, एक जैसी हैं, x है दोनों में, तो ये ऐड हो सकता है। 1x ये है, 1x ये है। देखिए x के साथ जब कोई नंबर लिखा नहीं होता है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, वो 1x होता है। अगर 2 लिखा होता है 2x होता है, यानी जो भी नंबर लिखा होता है तो उतना ही x होता है। लेकिन जब नंबर नहीं लिखा हो x के साथ कोई, तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, याद रखेंगे। तो x प्लस x हो गया 2x, प्लस में क्या 4, और ये 2 जो साइड में बाहर लिखा था ये कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सोल्व करके लिखते हैं, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 यानी 44। अब 2x प्लस 4 इक्वल टू 44, ये इक्वेशन बन गई है, इसको हमें सोल्व करना है। क्लियर है, इसको हमें सोल्व करना है। चलिए करते हैं। तो 4 इधर जो प्लस में है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इसके साथ प्लस में है या माइनस में है, जो कुछ भी पहले उसको राइट साइड ले जाएंगे, नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। तो 2x इक्वल टू 44, 4 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -4। तो 2x इक्वल टू 44 माइनस 4 40 हो जाएगा। सो x यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके डिवाइड में जाएगा, और 40/2 यानी 40 को 2 से डिवाइड करना है। x इक्वल टू 2 2 जा 4 और 0 20। सो x की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेकिन एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेकिन उससे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी होगी। तो लेंथ हमने सपोज की थी अभी, ब्रेड्थ तो हमने की थी x, सो x की वैल्यू कितनी आई है 20, इसलिए 20 मीटर या सेंटीमीटर ये हमें क्वेश्चन से देखना होता है। तो देखिए पेरीमीटर 88 मीटर है, तो मीटर में आएगा, यानी तो ब्रेड्थ आ गई है 20 मीटर, और लेंथ क्वेश्चन में गिवन थी x प्लस 4 यानी ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा। सो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 20 आई है, उसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 मीटर। अब लेंथ भी आ गई है और ब्रेड्थ भी आ गई है, अब हम एरिया इसका फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, हम लिख सकते हैं लेंथ है 24 मीटर और ब्रेड्थ है 20 मीटर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 24 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हो जाएगा 48, और ये जो 0 हमने छोड़ा है इसको वापस लिख देते हैं, तो 480 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 480 मीटर स्क्वायर आएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 6 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। देखिए कोई भी ट्राइंगल होता है, उसमें किसी एक साइड को हम लोग बेस मान सकते हैं, नीचे की तरफ जो भी है उसको हम बेस मान सकते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है उसकी हाइट कितनी है, ट्राइंगल की हाइट वर्टिकल यानी एल्टीट्यूड उसका कितना है। हाइट जब एल्टीट्यूड के इक्वल हो तो हाइट को डायरेक्टली एल्टीट्यूड को ही हाइट मानते हैं, और अगर ट्रायंगल और तरह का भी तो हो सकता है। तो अगर ट्रायंगल इस तरह से होता है तो अब यहाँ पे एल्टीट्यूड ये है कि कितनी हाइट तक जा रहा है, ठीक है, और बेस यहाँ पे है। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई बेस की जो लेंथ होती है और मल्टीप्लाई हाइट
जितनी भी होती है ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बेस गिवन है 6 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस गिवन है 6 मीटर, यहाँ से हम 6 मीटर लिखेंगे। हाइट गिवन है 3 मीटर, 3 मीटर लिखेंगे। 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, 2 डेनोमिनेटर में है 6 नोमिनेटर में है, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आया तो हमारे पास क्या बचा, 3 मीटर बचा। और साथ में ये दूसरा भी 3 मीटर। तो 3 मीटर की 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर। ये आ जाता है आंसर, ये मैंने आंसर लिख दिया है। ये आंसर आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज 49 मीटर। सो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर जहाँ पे क्या है, रेडियस है, आर रेडियस है। और पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम लोग, 22/7। तो ये भी पाई की वैल्यू भी आप याद कर लीजिए। तो एरिया ऑफ, इसमें हमें रेडियस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस हमेशा डायमीटर से हाफ होती है, तो d/2 डायमीटर डिवाइड बाय 2 होती है। तो 49 मीटर डायमीटर है, तो उसका हाफ यानी 49/2 मीटर क्या होगी, रेडियस होगी। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले, पाई आर स्क्वायर। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना होता है। आर स्क्वायर यानी आर मल्टीप्लाई आर भी होता है, यही तो होता है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 49/2, और दोबारा से लिख सकते हैं 49/2। तो ये आर स्क्वायर हो जाता है। अब कैंसिल करेंगे, देखिए एक 2 से 22 को कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम, ठीक है। 11 टाइम हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 11 आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 49 49 11 बचा नोमरेटर में, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ। तो 49 49 और 11, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आप देखिए, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट। आप लोग ना अभी 7 से 49 को भी लेकिन कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 टाइम हो रहा है। अब हमारे पास बचता है 11 49 और 7। नंबरेटर में क्या बचता है, 11 49 और 7। तो 49 की 7 से मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हैं तो ये आ जाता है 343। और जब 343 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा 3773, अपॉन में है 2। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1886। ये आएगा 1886 इज टू 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में आ सकता है, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1886 होल 1/2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा जो आपको सर्किल गिवन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस, तो फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका पेरीमीटर होता है, जिसको हम सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, याद रखना है। एरिया का मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr होता है। आर जहाँ पर वही रेडियस है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो हम लिख सकते हैं C इक्वल टू, यानी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 154 मीटर। फॉर्मूला हम लोग ओपन कर सकते हैं, 2πr होगा 154 के इक्वल होगा। अब हम लोग यहाँ से r फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r इक्वल टू 154,
ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 154, देखिए 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, और 2 और 22 दोनों डिवाइड में आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में। इसको सोल्व करते हैं, 2 से 154 को 2 7 यानी 77 टाइम होगा। अब 11 से हो रहा है, 11 से 77 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, और 22 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू आई है वो 7 × 7 बचा नोमिनेटर में, यानी 49 अपॉन में 2, तो 49/2, और ये जब मीटर में है सर्कमफ्रेंस तो रेडियस भी मीटर में आएगी। तो रेडियस आ गई है 49/2। तो लास्ट क्वेश्चन में भी रेडियस 49/2 थी, तो आप उधर से सेम क्वेश्चन है उसके आगे बिल्कुल सेम करेंगे हम, एरिया πr² है ना, और जब r की वैल्यू बिल्कुल वही है तो 49/2 ही है, तो πr² कितना, फिर से आंसर आ जाएगा हमारा वही 3773/2 आएगा मीटर स्क्वायर, और जिसको हम लोग 1886 होल 1/2 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो सेम आंसर है स्टूडेंट्स, क्योंकि r की वैल्यू सेम है, रेडियस सेम है, तो एरिया भी सेम होगा। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम ए सर्कुलर सीट, एक सर्कुलर सीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसमें से एक सर्किल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वो सर्किल हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, स्मॉल सर्किल है, ठीक है, रेडियस जितनी कम है सर्किल उतना ही स्मॉल है। तो हमें बाकी जो सीट बचती है, सपोज हमारे पास हमने यही सर्किल निकाल दिया, बाकी क्या बचेगी सीट, ये बचेगी, है ना। तो इसका एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग सीट का, और पाई की वैल्यू 22/7 ना ले करके हमें क्या लेनी है 3.14, ठीक है, 3.14 वैल्यू लेनी है। ये डेसिमल में होती है, क्योंकि 22 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, 3.14 समथिंग कुछ आएगा, ये कभी टर्मिनेट होता नहीं है, इसलिए 3.14 वैल्यू अगर गिवन होती है तो हम 3.14 2 डिजिट तक ले लेते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जो मैंने आपको बताया इसमें एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं एक ग्रेटर सर्किल है और एक स्मॉलर सर्किल है। ग्रेटर सर्किल की रेडियस अगर कैपिटल आर है और स्मॉलर सर्किल की रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ से अगर देखें आउटर सर्किल ग्रेटर है जिसका एरिया क्या होगा πr², और स्मॉलर सर्किल स्मॉल वाले का जो एरिया होगा वो होगा πr² होगा। दोनों का एरिया πr², रेडियस बड़े के लिए कैपिटल आर रेडियस लगाएंगे, स्मॉलर के लिए स्मॉल आर रेडियस लगाएंगे। अब ग्रेटर सर्किल में से स्मॉलर सर्किल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट आ जाएगा, इसलिए πr² में से ये वाला जो है इसको माइनस हम करेंगे, ये होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। अब इसमें पाई कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई हम कॉमन ले सकते हैं, तब हमारे पास r² माइनस r² बचेगा। इतना आपको समझ लेना है कॉन्सेप्ट, अभी क्लियर है। तो r² माइनस r² आएगा। और एक चीज़ और भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, a² माइनस b², एक फॉर्मूला होता है जब दो स्क्वायर नंबर हो और उनके बीच में माइनस हो तो ये a + b और a - b, यानी इन वैल्यू को जिनका स्क्वायर हो रहा है एक बार ऐड कर सकते हैं, एक बार माइनस कर सकते हैं, और उनकी मल्टीप्लाई अगर हो तो इसके इक्वल आती है। लेकिन चलो मैं अभी क्योंकि ये वैल्यू स्मॉल है तो आपको बिना इस फॉर्मूले के ही बता दूंगा। चलिए तो कैसे करते हैं, हम सीधा लिखेंगे एरिया, अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ऑफ रिमेनिंग सीट विल बी इक्वल टू πr² माइनस r², जो कि हमने अभी पढ़ा भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, क्वेश्चन में गिवन है। r कैपिटल R 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3.14, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16,
और 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। 4 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इसका स्क्वायर आता है 3.14, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 7 आएगा, ठीक है 7। अब 3.14 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 98 आएगा, और यहाँ पे 21.98, और ये अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। A path 2.5 meter wide is constructed outside the park। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 7th क्लास से स्टार्ट होता है, वैसे आप 6th क्लास में भी इसको देख सकते हैं, मोस्टली 7 और 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, और इसमें कहा गया है ये 45 मीटर लॉन्ग है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 45 मीटर है, और 1 मिनट, तो 45 मीटर लॉन्ग है ये, और इसकी जो ब्रीड्थ है या विड्थ है वो 30 मीटर है। अब इसमें दिया गया एक पाथ एक तरह से होता है, इस तरह के चारों तरफ रास्ता मान लीजिए आप, ये ऐसे रास्ता है, और ये रास्ता 2.5 मीटर ब्रॉड है ऑल अराउंड। तो यानी ये यहाँ से भी 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है, और इस साइड भी 2.5 है, यानी चारों तरफ 2.5 मीटर वाइड एक रास्ता बनाया गया है पार्क के। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, तो इस रास्ते का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अगर मैंने आप ये फिगर बनाया है तो इसमें आपको 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, एक इनर रेक्टेंगल और एक ये जो ग्रेटर है ये आउटर रेक्टेंगल है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, हमें आउटर एरिया में से, आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों का पहले हमें देखिए इनर वाले रेक्टेंगल जो पार्क है एक्चुअल में यहाँ पे, इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो इसकी लेंथ और ब्रीड्थ हमें पता है, लेकिन आउटर की लेंथ और ब्रीड्थ हमें नहीं पता है। तो पहले आउटर की हम बात कर लेते हैं, तो हम लेंथ और ब्रीड्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को शॉर्ट में RECT लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो देखिए 45 लेंथ है इनर की, आउटर के लिए हम लोग क्या करेंगे 2.5 जो वन साइड की है ये वाली, और 2.5 इधर की है, तो दोनों को ऐड करेंगे। 2.5 2.5 5 होता है, इसलिए हम इसको 45 और ये 5 50 हो जाएगा, यानी 50 मीटर आउटर रेक्टेंगल की लेंथ हो गई। ऐसे ही ब्रीड्थ फाइंड करेंगे हम, ब्रीड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ब्रीड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, इसमें भी दोनों साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2.5, ये अंदर ये 30 है इनर रेक्टेंगल की विड्थ, और ये भी 2.5, यानी इसमें भी 2.5 ऐड होगा 30 में। तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 ऐड होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 35 मीटर। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीड्थ हमें मिल गई है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो 50 मीटर लेंथ है, और लेंथ को मल्टीप्लाई किससे करते हैं ब्रीड्थ से, ब्रीड्थ है 35 मीटर। अब 35 5 जा होता है 175, 35 5 जा होता है 175, और ये जीरो जो हमने छोड़ा है इसको भी लगाएंगे, तो 1750 मीटर स्क्वायर ये आउटर रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। और इनर की भी लेंथ ब्रीड्थ हमें पता ही है, तो 45 लेंथ है 30 ब्रीड्थ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनर रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, इनर के लिए 45 मीटर
कि मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मीटर से। तो 45 3 जा 135, यानी 135 और जो जीरो छोड़ा है 30 में हमने, इसको भी लिखेंगे 1350 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो दोनों आउटर और इनर रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। आउटर का आ चुका है 1750 मीटर स्क्वायर और इनर का आ चुका है 1350 मीटर स्क्वायर। तो 1750 में से हम लोगों को 1350 माइनस करना होगा आउटर में से इनर का एरिया। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, उसके बाद माइनस कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1750 मीटर स्क्वायर माइनस 1350 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है, दोनों एरिया है क्योंकि, माइनस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया है, 400 मीटर स्क्वायर, जो कि फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी नंबर क्या है उस टर्म में, मल्टीप्लाई में किसके साथ, वेरिएबल के साथ। अब दो चीज़ है, वेरिएबल क्या होता है, तो ABCD जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, A to Z आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, वैल्यू वेरी करती हो, वेरी मतलब कम ज़्यादा हो जाए, फिक्स ना हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, कांस्टेंट होता है, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2, जैसे 3 है तो 3 की वैल्यू 3 ही है। अब मैं कह दूँ A की वैल्यू, तो A की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना, 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी। तो A क्या है, वेरिएबल है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो उस तरह से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये नंबर होता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है हर एक टर्म का। तो यहाँ पे देखिए 3 टर्म है। टर्म हमेशा ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन में भी कराऊंगा मैं आपको, प्लस या माइनस से टर्म सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म है, एक तो एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद ऐड हो गया है, यानी प्लस हो गया 7x इसमें, यानी एक टर्म 7x है, और एक टर्म -3 है, क्योंकि प्लस क्या हुआ है, -3 है, माइनस है तो माइनस साथ में लिखना है, ये टर्म में आता है। तो टर्म्स को जब हम लोग प्लस कर करके लिख देते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन भी कैसा, इसको कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो हमसे क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर है, इसमें के साथ क्या नंबर है, तो जब कुछ भी नंबर नहीं है तो हम लोग 1 कहते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, फिर लगाएंगे कोमा। अब सेकंड टर्म का लिखेंगे, सेकंड टर्म प्लस को छोड़ देंगे, तो एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ कौन है, नंबर क्या है वो लिखना है बस, तो 7 है। तो सेकंड टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 है, और थर्ड टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, प्लस को छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे, तो -3 है, माइनस को साथ में लिखना होता है, तो ये आंसर होगा। क्लियर है, चलिए और ज़्यादा आपको समझ आएगा, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है टर्म कंटेनिंग एक्स, तो हमें क्या राइट करना है, टर्म कंटेनिंग एक्स। तो टर्म कंटेनिंग एक्स कौन सी है, तो आप यही लाइन लिखेंगे, टर्म कंटेनिंग एक्स, टर्म कंटेनिंग एक्स, टर्म कंटेनिंग एक्स इज इक्वल टू, तो क्या टर्म है जो इसमें एक्स है, तो एक्स यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एक्स, तो टर्म, पूरी टर्म ये लिखनी पड़ेगी, माइनस है साथ में लिखते हैं, प्लस है तो प्लस को छोड़ देते हैं, तो 8yx, तो टर्म क्या है, 8yx है। तो वो टर्म जिसमें x है कौन सी है, वो 8yx, वो भी निगेटिव है, तो -8yx कम्प्लीटली वो टर्म है। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है इस टर्म में। तो जब भी x का कोफिशिएंट लिखना है तो x को आप लोग हाइड कर लें, तो जो भी दिख रहा हो वो यही इसका कोफिशिएंट होता है। तो x को हटा देंगे, x के साथ और कौन है, माइनस है, 8 है और y है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x
तो x को हाइड किया तो क्या दिखा है हमें -8 और y, तो यही कोफिशिएंट है x का, तो इतना आपको याद रखना है। तो टर्म कंटेनिंग x क्या है -8yx से कंप्लीट, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -8y है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे हमें आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक कॉन्सेप्ट बस हमें यहाँ पे समझना है, मोनोमियल। मोनोमियल कहते हैं जिसमें वन टर्म हो, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आपको बताया जिसमें वन टर्म हो। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें थ्री टर्म्स हो, बस इतना याद रखना। थ्री से ज़्यादा हो तो हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस से टर्म अलग होती है, मैंने आपको अभी बताया था। तो एक टर्म 5 हो गई, एक टर्म -3 हो गई, कितनी टर्म हो गई, टोटल 2 टर्म्स हो गई। और जब 2 टर्म्स हो गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बाइनोमियल। तो इसके सामने आप लिख देंगे कि ये बाइनोमियल है। सेकंड पार्ट देखते हैं, एक है Z², वन टर्म हो गई, माइनस लगाए, टर्म अलग हो गई। सेकंड टर्म है -3Z, और थर्ड टर्म है प्लस लिखा हुआ है क्योंकि, तो 8, यानी टोटल कितनी टर्म्स हो गई 3, और 3 है तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल। थर्ड क्वेश्चन पार्ट देखिए, अब आपको लग रहा होगा एक 3x है एक 4x है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये टर्म अलग अलग नहीं है, ये कंप्लीट टर्म एक ही है, क्योंकि बीच में मैंने आपसे कहा था प्लस या माइनस से टर्म अलग होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है, तो मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होती है, ये एक ही टर्म है। तो प्लस या माइनस इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये कंप्लीट एक ही टर्म है, इसको हम लिखेंगे मोनोमियल। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, तो ध्यान रखना आप। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, और भी इस तरह के क्वेश्चन बुक में अब होंगे तो आप लोग इसी बेस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।